नमस्कार। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है भारत के प्रमुख मैदान। भारत के जितने भी प्रमुख मैदान हैं उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत के मैदानों को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत का मैदान और दक्षिण भारत का मैदान। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो भारत को जो है दो भागों में बांट दिया जाता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। इसके पीछे का रीज़न है कि जो उत्तर भारत है वह स्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जो दक्षिण भारत है वह जो है समुद्रों के तट के किनारे है। इस वजह से जो है हर चीज़ चेंज हो जाता है। समुद्र के किनारे वाला भाग में भी हर चीज़ चेंज हो जाएगा और उत्तर भारत यानी स्थलीय भाग में भी जो है हर चीज़ चेंज हो जाएगा। यही कारण है कि कभी भी ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, तो हम क्या करते हैं कि भारत को दो भागों में बांट देते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उसी प्रकार जो है भारत का जो मैदान है उसको दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत का मैदान और दक्षिण भारत का मैदान। ठीक है। देखिए, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड से गंगा नदी और तिब्बत के तरफ से ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी जो है भारत में आती है। तो ये नदियाँ जो है अपने साथ निक्षेपों को लाती है, यानी गाद को लाती है। उसी की वजह से जो है उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है। यह मैदान जो है 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इस मैदान का विस्तार जो है 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में है उत्तर भारत में। ठीक है। उत्तर भारत के मैदान को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 5 खंडों में बांटा गया है अपने सुविधा के अनुसार। तो देखिए, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान और छत्तीसगढ़ का मैदान। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि उत्तर भारत के मैदान को प्रमुख 5 खंडों में यानी 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। अब आइए इन्हीं वर्गों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गंगा का मैदान। तो देखिए, गंगा के मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश तक है। गंगा के मैदान का विस्तार जो है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और एक देश बांग्लादेश तक जो है गंगा का मैदान फैला हुआ है। ठीक है। इस मैदान की ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ये ढाल जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा की मैदान जो है उसकी ढाल किधर से किधर है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है गंगा की मैदान की ढाल। ठीक है। देखिए, गंगा के मैदान को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो इन 3 भागों में गंगा के मैदान को बांटा गया है। देखिए, ऊपरी गंगा का मैदान जो है यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसमें जो मैदान है उसको जो है ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। उसके बाद मध्य गंगा का मैदान जो है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में है। जो पूरे बिहार में मैदान है उसको मध्य गंगा का मैदान कहा जाता है और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व में है उसको भी मध्य गंगा का मैदान कहा जाता है। ठीक है। निम्न गंगा का मैदान यह पश्चिम बंगाल में है। पूरे पश्चिम बंगाल में जो गंगा का मैदान है उसको जो है निम्न गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखिए, गंगा का मैदान सबसे अगर अधिक है कहीं पर तो वह है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा गंगा के मैदान का विस्तार किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भी जो है बड़ा है, इस वजह से गंगा का मैदान भी वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए, यह मैदान जो है हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के बीच स्थित है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यहीं से जो है ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बहने के कारण जो है इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है, हिमालय पर्वत और मेघालय के पठार के बीच के मैदान को। ठीक है। इस मैदान में नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीपों का निर्माण हुआ है। देखिए, जब यहाँ पर नदियाँ बहती है तो वहाँ पर जो है मिट्टी का जमाव हो जाता है जो द्वीप की तरह दिखाई देता है, यानी द्वीप का निर्माण हो जाता है। ठीक है।
यहीं पर असम राज्य में एक द्वीप है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। ठीक है, यह द्वीप जो है विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। केवल द्वीप नहीं, नदी द्वीप यदि पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप, क्योंकि यह नदी के द्वारा बनाया गया है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ठीक है, और ये माजुली द्वीप जो है असम राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए एक होता है द्वाब, यह जो है दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, तो उसको द्वाब कहते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो द्वाब कहा जाता है। जैसे में बिष्ट द्वाब, बारी द्वाब, चास द्वाब और रचना द्वाब, तो ये सब द्वाब जो है भारत में उपस्थित है। देखिए ब्यास एवं सतलज के बीच का जो क्षेत्र है उसको जो है बिष्ट द्वाब के नाम से जाना जाता है, और ब्यास एवं रावी के बीच के क्षेत्र को बारी द्वाब कहते हैं, यानी ब्यास एवं रावी के बीच में जो मैदान है उसको बारी द्वाब के नाम से जाना जाता है। चिनाब और झेलम के बीच के क्षेत्र को चास द्वाब कहते हैं, ची से चिनाब और चास हो जाएगा चास द्वाब। ठीक है, रावी एवं चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं रचना द्वाब, र से रचना और र से रावी। तो रावी एवं चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, रचना द्वाब कहा जाता है। तो ये सब द्वाब जो है भारत में है, और ये जो है नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है द्वाब। ठीक है, अब हम देखते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। देखिए इस मैदान का विस्तार पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली तक है, इसलिए इसको जो है पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं। ठीक है, इस मैदान का निर्माण जो है सतलज, ब्यास एवं रावी नदियों द्वारा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहीं से जो है सतलज, ब्यास एवं रावी नदियाँ जो है होकर बहती है पंजाब और हरियाणा से। इस वजह से यहाँ पर जो मैदान है उसका निर्माण जो है इन नदियों के कारण हुआ है। यह मैदान देखिएगा कि यमुना एवं रावी नदी के बीच में स्थित है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यमुना एवं रावी नदी जो है यहीं से होकर बहती है, तो इसलिए इन दोनों के बीच, इन दोनों नदियों के बीच में जो है पंजाब हरियाणा का मैदान है। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान का मैदान। देखिए इस मैदान का विस्तार राजस्थान से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक है। देखिए राजस्थान के मैदान का जो विस्तार है वो भारत पाकिस्तान के सीमा तक है। ठीक है, इस मैदान के पश्चिम भाग में थार मरुस्थल है। देखिए राजस्थान का जो मैदान है इसके पश्चिम में थार मरुस्थल है, और ये जो थार मरुस्थल है ये संसार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। यानी यह पूरे विश्व में एक ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर जो है सबसे अधिक लोग रहते हैं, यानी सबसे अधिक जनसंख्या है इस मरुस्थल में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे अधिक संसार में जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वह है राजस्थान का मैदान में है थार मरुस्थल। ठीक है, इस मैदान की प्रमुख नदी है लूनी नदी। देखिए राजस्थान के मैदान की प्रमुख नदी कौन सी है, तो वह है लूनी नदी, जिसके आधा हिस्सा का पानी मीठा एवं आधा हिस्सा का पानी खारा होता है। देखिए लूनी नदी जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है तो इसका पानी जो है खारा हो जाता है, यानी नमकीन हो जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि लूनी नदी का आधा पानी जो है खारा है और आधा पानी जो है मीठा होता है। ठीक है, उसके बाद लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। हमने खाड़ी वाला वीडियो में इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, इसी मैदान में भारत की सबसे बड़ी स्थलीय नमकीन झील है सांभर झील। देखिए कई बार एग्जामों में ये पूछा गया प्रश्न है कि सांभर झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी स्थलीय नमकीन झील है। स्थलीय नमकीन झील यानी स्थल पर रहने वाला झील है सांभर झील, जो इसी मैदान में है, यानी राजस्थान के मैदान में है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है छत्तीसगढ़ का मैदान। देखिए इस मैदान का विस्तार छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के मैदान का विस्तार केवल किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, तो विस्तार आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इस मैदान में चावल की खेती अधिक होती है। देखिए छत्तीसगढ़ के मैदान में जो है चावल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान की डालिया कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धान की डालिया किस राज्य को कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैदान में धान की खेती यानी चावल की खेती जो है सबसे अधिक होती है। इस वजह से छत्तीसगढ़ को धान की डालिया कहा जाता है। ठीक है,
तो हमने जो है उत्तर भारत के जो भी मैदान थे उनके बारे में हमने पढ़ा और उसको समझा। अब आइए हम देखते हैं दक्षिण भारत के मैदान के बारे में। तो देखिए, दक्षिण के मैदान को तटवर्ती मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि यह मैदान जो है समुद्र के तट के किनारे है। ठीक है, तो इसलिए इसे तटवर्ती मैदान भी कहते हैं। देखिए, दक्षिण भारत के मैदानों का निर्माण नदियों के निक्षेपों के द्वारा तो हुआ ही है, उसके साथ साथ समुद्र के क्रियाओं के द्वारा भी हुआ है। तो दक्षिण भारत के मैदान का निर्माण नदियों के साथ साथ समुद्र के क्रियाओं के द्वारा भी हुआ है, क्योंकि यह समुद्र तट के किनारे है। ठीक है, देखिए, दक्षिण भारत के मैदान को भी दो भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो आइए अब इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान जो है, इस मैदान का विस्तार सूरत यानी गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान का जो विस्तार है वो सूरत यानी गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। यह अरब सागर के तट पर है, तो ये समुद्र के किनारे है। जाहिर सी बात है कि यहीं पर अरब सागर है, तो ये अरब सागर के किनारे है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, इस मैदान की औसत ऊंचाई 65 किलोमीटर है। देखिए, जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसकी जो ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से तो 65 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? तो 65 किलोमीटर है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई गुजरात राज्य में है। ये जो मैदान है पश्चिमी तटीय मैदान, इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो है गुजरात राज्य में है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो वो गुजरात राज्य में है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यहीं पर सबसे ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इस मैदान में गरम मसाला, नारियल, सुपारी, केला इत्यादि की कृषि की जाती है। तो इन सभी फसलों का जो है उत्पादन किया जाता है, यानी कृषि किया जाता है पश्चिमी तटीय मैदान में। ठीक है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान और मालाबार का मैदान। तो इन 4 भागों में पश्चिमी तटीय मैदान को बांटा गया है। गुजरात का मैदान जो है वो केवल और केवल गुजरात राज्य में ही है, यह और गुजरात का मैदान पश्चिमी तटीय मैदान का ही भाग है। कोंकण का मैदान दमन से गोवा तक का मैदान है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ दमन से लेकर गोवा तक का जो मैदान है उसको जो है कोंकण का मैदान कहा जाता है। ठीक है, और गोवा से मंगलौर, मंगलौर जो है कर्नाटक में है, तो गोवा से मंगलौर तक का जो मैदान है उसको कन्नड़ का मैदान कहते हैं। ये रहा गोवा और मंगलौर के बीच का जो मैदान है उसको कहते हैं कन्नड़ का मैदान। ठीक है, और मंगलौर से कन्याकुमारी तक जो मैदान है उसको कहा जाता है मालाबार का मैदान, और यहीं पर है मालाबार तट जो बहुत ही फेमस स्थान है। तो देखिए, मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच में जो मैदान है उसको कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है, तो इन 4 भागों में पश्चिमी तटीय मैदान को जो है बांटा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो देखिए, यह उड़ीसा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के पूर्व में जो मैदान है उसको कहा जाता है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो ये उड़ीसा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। दोनों मैदान जो है पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, ये दोनों कन्याकुमारी में आकर मिलती हैं। इसका निर्माण जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के कारण हुआ है। देखिए, नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है उसी के कारण जो है मैदान का निर्माण होता है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के द्वारा जो अवसाद लाया गया उस अवसाद के कारण जो है पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है, क्योंकि यह नदियाँ जो है इसी तरफ जो है बहती है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है, उत्कल का मैदान, आंध्र का मैदान और तमिलनाडु का मैदान। जिस जिस राज्य में पड़ता है ये मैदान उसी राज्य के हिसाब से इसका नाम भी रख दिया गया है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। देखिए, उत्कल का जो मैदान है यह उड़ीसा में है। इस मैदान में चिल्का झील है। उत्कल का मैदान ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है, और इसी मैदान में देखिएगा कि चिल्का झील है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यदि पूछे कि चिल्का झील किस मैदान में अवस्थित है तो वह है उत्कल का मैदान। ठीक है, चिल्का झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है।
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन है, तो वह है चिल्का झील, और चिल्का झील है उत्कल के मैदान में। ठीक है, उसके बाद है आंध्र का मैदान। यह आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, तो इसको कहा जाता है आंध्र का मैदान। ठीक, उसके बाद है तमिलनाडु का मैदान। देखिए तमिलनाडु का मैदान जो है यह तमिलनाडु राज्य में है, और तमिलनाडु के मैदान को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि किस मैदान को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तमिलनाडु जो है यह दक्षिण भारत में है, तो दक्षिण भारत के मैदान को ही दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हमने अभी उत्तर भारत के मैदान और दक्षिण भारत के मैदान के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा और उसको समझा। अब आइए हम देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख तटों के बारे में। देखिए भारत में तो बहुत सारा तट है, लेकिन जो भी भारत में महत्वपूर्ण तट है उसी के बारे में हम देखेंगे, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला तट है कच्छ का तट। यह जो है गुजरात राज्य में है। कच्छ का तट कहाँ है, तो गुजरात राज्य में है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। इस तट पर दहेज बंदरगाह स्थित है, जिसे रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। देखिए दहेज बंदरगाह किस तट पर स्थित है, तो कच्छ के तट पर स्थित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है काठियावाड़ तट। यहाँ पर है काठियावाड़ तट, यह भी गुजरात राज्य में ही स्थित है। इसे ज्वारीय तट भी कहते हैं। ज्वारीय तट के नाम से किस तट को जाना जाता है, तो काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोंकण तट, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोंकण तट जो है यह महाराष्ट्र राज्य में है। यह सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए इस तट पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब हो गया कि यहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसी कारण यह हॉटेस्ट हॉट स्पॉट भी है। देखो यहाँ पर जैव विविधता अधिक है, यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, इस कारण जो है कोंकण तट को हॉटेस्ट हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है कनारा तट। यहाँ पर है कनारा तट, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, जैसा कि आप इसको देख रहे हैं। यह तट पूरी दुनिया में सबसे अधिक तटीय कटाव वाला तट है। मतलब सबसे अधिक यदि कटाव कहीं पर होता है तो वह होता है कनारा तट पर। ठीक है, और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी बर्ड परियोजना के लिए जानी जाती है। कनारा तट पर जो है सी बर्ड परियोजना चलाया गया है, जो नेवी से संबंधित है, यानी नौसेना से संबंधित है। ठीक है, देखिए उसके बाद है मालाबार तट। देखिए केरल के तटीय भागों को मालाबार तट कहा जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये जो केरल का तटीय भाग है उसको जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसे मसालों का भी तट कहा जाता है। देखिए मालाबार तट जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसको जो है मसालों का तट भी कहा जाता है, क्योंकि मालाबार तट में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 67 ऐसे मसाले उगाए जाते हैं मालाबार तट में, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं उगाए जाते हैं। इस वजह से इस तट को जो है मसालों का तट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है कोरोमंडल तट। यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कोरोमंडल तट। ठीक है, यहाँ पर ठंडी के दिनों में अधिक वर्षा होती है। ठंडी के दिन में वर्षा कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, तो कोरोमंडल तट में होती है, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, यह सिट्रस फलों के लिए प्रसिद्ध है। सिट्रस फल का मतलब होता है खट्टा फल, जैसे नींबू संतरा ये सब जो है खट्टे फल हैं। तो सिट्रस फल जो है सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो कोरोमंडल तट पर होता है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी के दिनों में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद है कलिंग तट। देखिए यह कलिंग तट जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे नेचुरल गैस का तट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक गैस का भंडार पाया जाता है। इस वजह से इस तट को नेचुरल गैस का तट कहते हैं, कलिंग तट को। ठीक है, उसके बाद है सबसे लास्ट उत्कल तट। देखिए यह भी उड़ीसा में ही स्थित है, उत्कल तट। इस तट को चक्रवातों आंधी तूफानों का तट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक चक्रवात आंधी तूफान आता है। इस वजह से जो है उत्कल तट को चक्रवातों का तूफान या फिर आंधी तूफानों का तट कहा जाता है। ठीक है,